अकबर बीरबल नकाबे रहस्यमयी, एक लंबी चतुराई भरी कहानी। अकबर के दरबार में हर बात का हल मिलने की ख्याति थी, पर कुछ घटनाएं ऐसी होतीं जो दरबार के सब चतुरों को दिमागी जांच में डाल देतीं। ये कहानी उस समय की है जब राजधानी दिल्ली में एक अजीब, डरावनी और मजेदार घटना ने लोगों की नींद उड़ा दी, और बीरबल ने अपनी चतुराई के जज्बे से न सिर्फ हालात संभाले बल्कि ऐसा तमाशा रचा कि लोग हंसते हंसते सोचने लगे कि बुद्धि और हंसी का मेल कैसे काम करता है। अंधेरे में आया नकाब वाला। रतियों के बदलते क्रम में एक अजीब खबर फैल गई। राजधानी में नकाब वाला चोर आ गया है। इस चोर की शैली अलग थी। ये रात को आता, किसी बड़े घर से कोई अनमोल चीज चुरा लेता, कोई बाजार का बहुमूल्य मोती, किसी अमीर की रिवायत लगी अंगूठी, कभी कभी एक छोटी सी मूर्ति, और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाता। पर सबसे अजीब बात यह थी कि चोरी के बाद कहीं एक छोटा सा लाल निशान दिखता, मानो कोई अपनी मुहर लगा कर गया हो। लोगों में दहशत भी थी और उत्सुकता भी। क्यों चुराता है? किस लिए वो निशान? ये सवाल हर गली मोहल्ले की शान बन गए। अकबर ने जब ये खबर सुनी तो उसकी भौहें तनी, पर उसने तुरंत सामाजिक और राजनीतिक असर समझ लिया। अमीरों में भय होगा, व्यापारियों के अंदर घबराहट, और शहंशाही की नाक के नीचे एक अपराध का होना। अकबर ने दरबार में कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई चोर नहीं बल्कि कोई संदेशवाहक है जो अपना कुछ कहना चाहता है। दरबार में हल्ला मचा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कठोर दंड की जरूरत है, तो कुछ ने कहा कि ये कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पना, जब कोई रातों रात कला का प्रदर्शन करे और फिर अपनी सिग्नेचर छाप छोड़ जाए तो ये या तो प्रशंसक है या अभिनेता, पर दोनों को मंच पर लाना होगा। पहली रात, मिडनाइट मार्केट। बीरबल का मन हमेशा किसी खेल योजना की तरफ खिंचता था। उसने अकबर से अनुमति ली और एक योजना बनाई। एक सार्वजनिक लेकिन नियंत्रित बाजार का आयोजन, जहां रात में कीमती चीजों के नमूने रखे जाएंगे ताकि नकाब वाला चोर आकर्षित हो। पर यह साधारण बाजार नहीं था। हर आगंतुक को नकाब पहनना होगा ताकि भीड़ में छुपने की उसकी आदत बेअसर हो। अखबारों और सूचना के तारों से एक सूक्ष्म संदेश गया, मिडनाइट मार्केट, विशेष निमंत्रण, केवल चुनिंदा। भीड़ उत्साहित हुई। मोती रतन रखने वाले व्यापारी, तमाशा दिखाने वाले कलाकार, मसालों की खुशबू, सब कुछ तैयार हुआ। रात गहरा रही थी। लकड़ियों की टॉर्च और झिलमिलाती जुगनों की कतारों में बाजार चमक रहा था। बीच बीच में संगीत, नाच गान और बीरबल के भेष में छोटे छोटे तमाशे, सब कुछ एक सिनेमा की तरह लग रहा था। पर बीरबल ने बाजार भर में कुछ परिचित चेहरे, महल के सैनिक, निजी जासूस भीड़ में मिलाया। उन्होंने नकाब पहना था ताकि कोई भी ना पहचान पाए। बीरबल ने कहा, आज रात हम या तो मजा पाएंगे या रहस्य खोलेंगे। बाजार के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा गया। अंदर नक्काशीदार चेन, मोती, छोटी मूर्तियां। संदूक के पास कुछ नकाबधारी भी बैठे थे, पर उनमें से एक लंबे चोर की चाल बिल्कुल अलग थी। उसने चतुराई से संदूक तक पहुंचकर हाथ बढ़ाया, और तभी तिहाई गूंज के साथ बाजार में हल्की सी हलचल हुई। बीरबल के संकेत पर कुछ गुप्त तंत्र जैसे छुपे तार, चमकदार पाउडर और नकाबों पर रंग बदलने वाले दाने काम कर गए। चोर की नकाब पर एक लाल सी परत उभर गई जो वहां रह गई। चौंक कर भीड़ में दहाड़ मची। नकाबधारी भागने लगा, पर भीड़ की टाल मटोल ने उसे घिरा दिया। अंततः उसे पकड़ लिया गया। नकाब हटा और जो चेहरा दिखा उसने सबको झकझोर दिया। महल का एक प्रसिद्ध नर्तक जो अक्सर राजसी समारोहों में नृत्य किया करता। भीड़ चौंकी। हंसी और गुस्से का मिला जुला स्वर उठा। नर्तक ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं नहीं, मैंने कभी चोरी नहीं की। पर बीरबल ने गंभीरता से कहा, कहानी इतनी सरल नहीं। तुम अकेले नहीं कर सकते। कोई तुम्हें दिशा दे रहा होगा, और उस दिशा के पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है। नर्तक ने भय और शर्म से कुछ बताया। मैंने देखा था कि कुछ लोग मुझे पुरानी चीजें ले जाने को कहते थे ताकि मैं उन्हें कहीं सुरक्षित रख दूं, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि वे बेच देंगे। इससे बीरबल का संदेह और बढ़ा। यह सिर्फ नर्तक की शरारत नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। 3. बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल ने नर्तक के साथ सीधे सख्ती नहीं की। उसने मीठे और कूटनीतिक तरीके से पूछताछ शुरू की। उसने नर्तक से कहा, बताओ उन लोगों के बारे में, कौन आते थे, कैसे दिखते थे, किस तरह के संकेत मिलते थे। नर्तक ने बताया कि उसके पास एक चिट्ठी आती थी,
संकेत के तौर पर एक छोटा सा लाल धागा या कोई नक्काशी का टुकड़ा देता था। ये झलक बीरबल के लिए मायने रखती थी। इस प्रकार के निशान हमेशा किसी मंडली या गिरोह की पहचान हुआ करते हैं। बीरबल ने दिल्ली के नजदीकी तंबू ठेलों, तमाशों और कलाकारों के घूमते फिरते समूहों की तहकीकात करवाई। उसने पाया कि एक नाम बार बार उभरता है, मिर्जा फारूक, एक रंगीन तंबू वाला कलाकार जो अलग अलग शहरों में मंडली चलाता था। फारूक का स्वागत भले ही तमाशा मंडली में हो, पर उसके हाथों की सफाई ने बीरबल को शक में डाल दिया। वो केवल कलाकार नहीं था, उसने अपने झुंड के साथ अमीर घरों के नक्शे इकट्ठे करने की कला महान तरीके से सीखी थी। बीरबल को समझ आ गया कि फारूक शायद उन नकबधारियों का मास्टरमाइंड था, पर किस लिए? पैसा, बदला या कोई और गहरा मकसद? बीरबल ने एक और खुफिया कदम उठाया। उसने फारूक की मंडली में एक युवा कलाकार के रूप में घुसने का नाटक किया। उसने अपनी बोली और चाल बदलकर मंडली में शामिल होना चाहा और कुछ हफ्तों तक उसने अंदर के काम और बातों पर नज़दीकी नज़र रखी। मंडली के लोग खुले थे, बातें करते थे, पर अपने असली काम का खुलासा नहीं करते थे। बीरबल को पता चला कि मंडली अक्सर अमीरों के समारोहों के पास प्रदर्शन करती थी, ताकि जैसे जैसे लोग पैसा और ध्यान बटोरते वे उन घरों का मनोवैज्ञानिक नक्शा बना लेते। आखिरकार एक रात उसे एक बातचीत सुनने को मिली, फारूक और एक अजनबी के बीच। अगले हफ्ते बड़े महल में जश्न है, तुम्हें उसी रात एक खास स्मृति ले आनी होगी, ध्यान से, निशान छोड़ना मत भूलना। ये सुनकर बीरबल ने आत्मसंतोष की मुस्कान बांधी। अब ठोस सबूत हाथ में थे। 4 जाल तैयार, महल का तमाशा। बीरबल ने अकबर को अपनी योजना बताई। एक बड़ा जाल जहां न केवल फारूक को पकड़ना होगा, बल्कि उसकी मंडली के मुखिया और गुर्गे भी पकड़े जाएं। अकबर ने हाँ कहा और आदेश दिया कि महल का एक भव्य उत्सव रखा जाए, दिव्य रात्रि का जश्न, जिसमें तमाशा मंडली को भी आमंत्रित किया जाएगा। पर इस जश्न में कुछ खास था। बीरबल ने महल के हर कक्ष और मंदिर की नक्शा बनवाया, कीमती वस्तुएं खुले में रखवाईं और हर चीज पर निगाह रखने के लिए छिपे हुए प्रहरी तैनात किए। साथ ही महल के लोकेशन और कार्यक्रम की सूचनाएं फैलाई गईं, ताकि फारूक को ये लगे कि ये उसके लिए सोने पर चांदी का मौका है। रात आई, महल रोशनी से जगमगा रहा था। फारूक की मंडली ने खुद को चमकदार कपड़ों में सजाया और रंग रूप से भरा प्रदर्शन शुरू किया। उत्सव के बीच बीरबल ने अचानक घोषणा करवाई, आज रात का मुख्य आकर्षण है सत्यमेव झलक, जहां हम अपनी संस्कृति और ईमानदारी का उत्सव मनाएंगे। हर कलाकार अपने मुखौटे हटाकर अपना सच बताएगा। ये घोषणा फारूक को चौंका गई, पर उसने खुद को संभाला और मंच पर आया। उसकी आंखों में कुछ साफ नहीं था, पर भीतर बेचैनी थी। बीरबल ने महल में एक नाटक खेला। नर्तक को मंच पर बुलाया गया और उसके सामने फारूक को आमंत्रित किया गया। फिर अचानक कुछ सैनिकों ने फारूक के बक्सों की तलाशी ली। वहां से कुछ चुराई हुई वस्तुएं मिली, साथ ही कुछ दस्तावेज जिसमें अमीरों के घरों के विस्तृत नक्शे और संदिग्ध लेन देन के प्रमाण थे। भीड़ गूंज उठी, फारूक का रंग उड़ा, पर फारूक ने बड़ी धृष्टता से कहा, मैंने क्या गलत किया? मैंने कला की मंडली चलाई, कुछ लोग खुद ही चीजें दे देते हैं। तब बीरबल ने सबसे सन कर देने वाली बात कही, सच तब और भी असलियत में आता है जब वो अपने संगठित होप में पकड़ा जाता है। बीरबल ने अपने जासूसों के साथ फारूक के कुछ गुर्गों को भी पकड़वा लिया। उनके द्वारा बताया गया कि वे अमीर घरों के विशेष समारोहों की सूची इकट्ठा करते थे और नर्तक जैसे कलाकारों से उन्हें रात्रि में सामान हटवाने को कहते थे। फारूक की साजिश खुल गई, पर कहानी का रोमांच अभी भी पूरा नहीं हुआ था। असली ट्विस्ट तब आया जब बीरबल ने एक पुराने कागज टुकड़े का जिक्र किया जो उसी रात की जांच में मिला। उस पर एक मुहर थी, वही लाल निशान जैसा। बीरबल ने कहा, यह निशान किसी संगठन की पहचान नहीं, ये किसी की गर्दन पर लगी लकीर है, वो संकेत जिसने सबको चौंका दिया। क्या ये केवल चोरी का निशान नहीं था? क्या इसका मतलब कुछ और छिपा रहा था? बीरबल ने और गहराई में उतरा। उसने पाया कि फारूक और उसकी मंडली अमीरों का खजाना नहीं चोरी कर रहे थे, सिर्फ वे उन संपत्तियों की असल पहचान बदल रहे थे। वे अमीर घरों के अमूल्य स्मारक और दस्तावेजों को उठाकर बेचते थे, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान मिटा दी जाए और राजनीतिक लाभ उठाकर उन्हें अन्य धंधे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एक प्रकार से ये आर्थिक सामाजिक साजिश थी, जिससे अमीर परिवारों की प्रतिष्ठा को बदनाम किया जा सके या किसी राजनीतिक शत्रु को बदनाम करके उसका सामना करवाकर सत्ता में बदलाव लाने में मदद मिल सके। यानी चोरी सिर्फ चोरी नहीं थी, बल्कि एक तरह की नक्शा तबस्सुम यानी मानचित्र फरेब थी। अकबर गंभीर हो गया। अब मामला सिर्फ दंड दर न्याय का नहीं रहा,
ये साम्राज्य की स्थिरता और लोगों के विश्वास का मसला बन चुका था। बीरबल ने सलाह दी, जहां पनाह, इस साजिश के जड़ तक पहुंचने के लिए हमें न केवल फारूक की मंडली को तोड़ना होगा, बल्कि उन सभी संरचनाओं का पता लगाना होगा जो इसे छिपाकर रखती हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि फारूक के नेटवर्क की पूरी पड़ताल की जाए और जो कोई भी उच्च स्तरीय सहयोगी निकले उसे भी सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाए। जांच के दौरान बीरबल को ज्ञात हुआ कि कुछ लोग जो नामी गिरामी व्यापारी के रूप में शहर में घूमते थे, उनके पास उक्त चुराई हुई वस्तुओं के बारे में जानकारी थी। उन लोगों ने इन्हें धूल के ढेर में रखना सीखा हुआ था, फिर पेपर में छापकर किसी और नाम से बेच देते थे। ये काम इतने काले धंधे का हिस्सा था कि कुछ उच्च पदस्थ व्यक्तियों का भी नाम इसमें आया। उनका मकसद था अमीरों के बीच आपसी झगड़े करवाना और उस टूट-फूट से लाभ उठाना। अब मामला बड़ा हो गया, राजनीति, व्यापार और कला का जाल। 6. बीरबल का आखिरी जाल। जब जांच गहरा हो गई, बीरबल ने एक आखिरी चाल चलने का निश्चय किया। उसने सबको एक बड़े पैमाने का आमंत्रण भेजा, जिसमें कहा गया कि राजधानी में एक सत्य नाट्य का आयोजन होगा, जहां सभी कला मंडलियां और व्यापारी अपने पुराने खजानों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेंगे ताकि जनता उन्हें देख सके। इस आयोजन का उद्देश्य था लोगों के बीच भरोसा लौटाना और उन सबको बेनकाब करना जो चोरी की हरकतों में किसी तरह का योगदान दे रहे थे। पर बीरबल का मुख्य मकसद था उन नेटवर्क के सरगनाओं को एक मंच पर लाना। जश्न का दिन आया। बीरबल ने मंच पर बैठे हुए अकबर के सामने बड़े ही नाटकीय ढंग से घोषणा की, आज हम न केवल कला देखेंगे बल्कि सच्चाई भी दिखेगी। मंच पर कुछ पुरानी वस्तुएं रखी गईं, पर इन वस्तुओं पर सुरक्षात्मक रंग छंद और जासूसी उपकरण छुपाए गए थे। जब किसी भी संदिग्ध ने उनसे छेड़छाड़ की, वे उपकरण सक्रिय हो गए और संदिग्ध की पहचान, उसके हाथ के निशान और उसकी आवाज रिकॉर्ड हो गई। भीड़ में जो लोग शामिल थे, कुछ हंसे, कुछ चौंके और कुछ शर्मिंदा हुए। बीरबल ने धीरे धीरे उन सभी नामों का खुलासा किया जो जांच में आए थे। कुछ व्यापारी, कुछ कलाकार और कुछ उच्च पदस्थ लोग। महल के सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की। फारूक और उसके सीनियर्स पकड़े गए। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बीरबल ने घोषणा की, कुछ लोगों ने जानबूझकर अमीरों के बीच गलतफहमी फैलाकर अपने राजनीतिक फायदे सुनिश्चित किए। हम उन्हें सार्वजनिक रूप से उनके अपराध के प्रमाण के साथ पेश करेंगे। भीड़ के बीच से चीखें उठी, कई चेहरे लाल हो गए। न्याय, दंड और दया। अकबर के न्यायालय में मुकदमा चला। बीरबल ने पूरी तहकीकात और सबूत पेश किए, दस्तावेज, गवाह, रिकॉर्डिंग और चोरी की वस्तुएं। फारूक और उसके सहयोगियों को कठोर दंड सुनाया गया, पर अकबर ने कहा कि दंड ही पर्याप्त नहीं है, पुनर्वास और समझाइश भी जरूरी है। फारूक को कला केंद्र में रहकर ईमानदार जीवन सीखने का आदेश दिया गया। कुछ व्यापारियों को एक सार्वजनिक राहत कोष में योगदान देना हुआ ताकि चुराई हुई संपत्तियों की बहाली में मदद मिल सके, और कुछ उच्च पदस्थ लोगों के खिलाफ जांच जारी रही जिन पर राजनीतिक चालें चलाने का आरोप था। अदालत की अंतिम बैठकी में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब हम अपराधियों को सजा देते हैं तो हम समाज के लिए एक संदेश भेजते हैं, पर जब हम उन्हें सुधारने का मौका देते हैं तो हम अपनी मानवता दिखाते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सोच ने आज हम सबको सिर्फ अपराध से सबक नहीं सिखाया, बल्कि न्याय के उद्देश्य को भी स्पष्ट किया कि दंड का मकसद कपट रोकना और समाज सुधारना है। 8. मजेदार मोड़, बीरबल की शरारतें। दर्शकों के मनोरंजन के लिए कहानी में कुछ मजेदार घटनाएं भी आईं। एक बार फारूक की मंडली से एक बूढ़ा बीन बजाने वाला पकड़ा गया, जिसने चोरी के समय में नाच गान करके लोगों का ध्यान भटकाया था। उसे पकड़ते वक्त बीरबल ने उस बूढ़े से पूछा, तुम्हारी बीन में ऐसा गाना कौन सिखाता है जो लोगों की आंखें बंद कर देता है? बूढ़े ने शर्म से कहा, हमारी मंडली की रून चुन टिप है साहब। तब बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बीन को अब सार्वजनिक शिक्षा के लिए लगा दूंगा, ताकि बच्चे लोग सीखें कि संगीत का इस्तेमाल केवल खुशी के लिए होता है, चोरी के लिए नहीं। ये बात सबको हंसा गई, पर वो बूढ़ा समझ गया कि अब उसे ठीक रास्ते पर आना होगा। एक और मजेदार मोड़ तब आया जब नर्तक ने सार्वजनिक मंच पर नाचकर अपने किए का पश्चाताप जताया, और बीरबल ने उसे मंच पर ही एक छोटा सा नाटक बनवा दिया, जिसकी स्क्रिप्ट थी ईमानदारी का नृत्य। नर्तक ने उस नाटक में इतनी शिद्दत से अभिनय किया कि आखिर में भीड़ ने तालियां बजाईं और कहा, देखो, ईमानदारी भी नृत्य कर सकती है। इस तरह हास्य और गंभीरता का अद्भुत मिश्रण हुआ। समाज में बदलाव और सत्य उत्सव।
न्याय के बाद अकबर और बीरबल ने सुझाव दिया कि चोरी और साजिश को रोकने के लिए सामुदायिक पहचान और पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने हर सप्ताह एक सत्य उत्सव रखने का निर्णय लिया, जहां नागरिक अपनी कहानियां साझा करें, कला के माध्यम से सच्चाई बताएं और व्यापारियों को पारदर्शिता के नियम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। ये उत्सव धीरे धीरे आम जनता में लोकप्रिय हुआ और लोगों ने देखा कि समाज ही कुछ ऐसा तंत्र है जो अपराधों को मिटा सकता है, अगर वो एकजुट होकर काम करे। फारूक की मंडली के कुछ सदस्यों को महारथियों के सिखाने के लिए रखा गया, ताकि वे सही कला सीखकर ईमानदारी से नाम कमा सकें। नर्तक को महल की तरफ से संरक्षण मिला, पर शर्त यह थी कि वो अब किसी भी तरह के चोरी के काम में सहयोग नहीं करेगा। मीरा, वो बाजार की छोटी संगीतकार जिसने सच प्रकट करने में मदद की थी, उसे अकबर ने पुरस्कार दिया और उसके लिए शहर में एक मंच आरक्षित किया गया ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी कला चला सके। 10. समापन। बीरबल की मुस्कान और अकबर की सीख। कई महीनों बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया और राजधानी फिर से अपने पुराने व्यवस्थित स्वरूप में लौट आई, तब भी लोग बीरबल की उस आखिरी मुस्कान को नहीं भुला पाए। बीरबल ने एक बार फिर कहा, जहांपना, बुद्धि का असली प्रयोग तब होता है जब हम इसे न केवल झूठ पकड़ने के लिए बल्कि सच्चाई की रक्षा के लिए भी करें। और हंसी, वो तेल है जो कठोर न्याय में भी मानवीयता की आग को बनाए रखता है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी चतुराई और दया ने आज बढ़ा दिया कि सच्चाई का पालन और समाज की रक्षा दोनों साथ चलती हैं। राज्य में फिर से सुकून आया। बाजार में फिर मोती चमकने लगे। नर्तक ने ईमानदारी के गीत गाए और फारूक की मंडली ने नए सिरे से कला सीखी। पर अब उनका मंच वही था जहां वे कला और ईमानदारी दोनों दिखाएं। हर साल उस सच उत्सव के दिन लोग जश्न मनाते और उस रात की याद में लाल निशान की जगह एक सफेद फूल चढ़ाते, ताकि जो निशान कभी डर देता था अब वो याद दिलाए कि किसी भी गलती के बाद सही मार्ग संभव है। और बीरबल, वो अपनी एक प्यारी सी शरारत के साथ अकबर के पास आया और बोला, जहांपना, अब तो शहर के चोर भी शायद थके होंगे, अब चोरी का मौसम भी बदल गया है। अकबर ने ठहाका लगाया और दोनों ने साथ में खूब हंसी, क्योंकि जहां बुद्धि और हंसी साथ होती हैं वहां समाज में न केवल अपराध घटते हैं बल्कि इंसानों में उम्मीद बढ़ती है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का नाटक रूप, YouTube स्क्रिप्ट सीन बाय सीन या कहानी के कुछ मजेदार संवादों को अलग करके दे सकता हूं। साथ ही थंबनेल और मिडनाइट मार्केट के लिए विजुअल आइडियाज भी दे दूं। बताइए आप किस फॉर्मेट में चाहेंगे, मैं उसी अनुरूप तुरंत दे दूंगा।